नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो हरियाणा की राजनीति की शुरुआत है वो महम से होती है और अभी भी मानी जाती है क्योंकि महम का जो इलाका है वो राजनीति का गढ़ कहा जाता है। आज हमारे साथ महम के पूर्व विधायक हैं, 1972 में विधायक बने उमेद सिंह। और चूँकि हमारा यहाँ आना इसलिए हुआ है कि हाल ही में जो किसान आंदोलन है, जो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन पूरे देश भर में चला, उस आंदोलन के समाप्ति के बाद, या ये कहेंगे कि उस आंदोलन को पोस्टपोन होने के बाद उमेद सिंह हैं वो एक किताब लिख रहे हैं तीनों ही कृषि कानूनों को लेकर के। तो हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, आप आए हैं और जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेंगे मैं दूँगा। थैंक यू। उमेद जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्योंकि तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन लड़ा गया पूरे देश भर में और किसानों की बड़ी जीत हुई, इस पे आप किताब लिख रहे हैं। पहले उस किताब का मोटिव क्या है, क्या कुछ कहना चाहिए? किताब का मोटिव ये है, मैं बेसिकली इतिहास का आदमी हूँ। मैं बाई चांस राजनीति में आ गया, फिर वकालत में आ गया। मैं एमए फर्स्ट क्लास फर्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटी हूँ हिस्ट्री से, और मैं रिसर्च करने लग रहा था परंतु इस साइड में आ गया। तो अब वकालत छोड़ के मैं फिर दोबारा इसमें, और लोग थोड़े बहुत दिन में भूल जाते हैं, लोगों की मेमोरी वो होती है, तो इन राइटिंग में आ जाए अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक वो कोष बन जाएगा, समझो, यादगार के लिए, पढ़ने के लिए। आगे किसान आंदोलन होंगे उसमें इसकी कमियां भी, इसकी अच्छाइयां भी, प्रेरणा भी मिलेगी और आंदोलन को स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो क्या इस आंदोलन को लेकर के, जिस तरह से आंदोलन ये लड़ा गया हरियाणा की धरती पे, पंजाब से पहले इसकी शुरुआत हुई ये कह सकते हैं, लेकिन आंदोलन जो है इस बीच में क्या क्या मूवमेंट है वो आपने अपनी आंखों से देखा? इस अगर बुक्स को लेकर के अगर ब्रीफ हम चर्चा करें तो जो है किस तरह का जो एक ये कहेंगे कि अक्स है वो क्या है इसका? आंदोलन की थोड़ी थोड़ी शुरुआत तो एक्ट पास होते ही होगी थी। इन्होंने कोरोना का जब पूरा दौर चल रहा था, पहला दौर, इन्होंने उसमें जल्दी जल्दी में आंदोलन ये एक्ट पास करवा दिए। तो उसमें लोगों ने प्रदर्शन किए, धरने दिए। हरियाणा में भी खास करके कुरुक्षेत्र में एक वो बुलाई और वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ, उसका असर भी हुआ उस सारे हरियाणा में। तो जो लोकल कार्यक्रम थे, धरने प्रदर्शन, ये जून के बाद ही शुरू हो गए थे। पंजाब में भी हो गए थे। पंजाब वालों ने थोड़ा सा, उनका जो एक सांगठनिक ढांचा है वो सारे देश से अच्छा है। उन्होंने उसके बाद फिर धरने शुरू किए, फिर रेल रोक को कार्यक्रम चला दिया। बाद में फिर उन्होंने महसूस किया कि भाई एक कोने में बैठे हो, इसका असर नहीं पड़ेगा, हम दिल्ली चलेंगे। उस टाइम तक सारे देश में दिल्ली इतना बड़ा आंदोलन हो जाना पंजाब वालों के जहन में थी ना और किसी के थी। परंतु ये तो एक चमत्कार ही हुआ कि जैसे ही वो हरियाणा में घुसे और वहाँ लाठी चार्ज और पानी की बहुत सारे बैरिकेड तोड़ के जब वो बढ़े, तो हरियाणा के लोगों को ये हुआ कि भाई तुम पीछे रह गए, तो इतने बहादुर हैं, इतने कष्ट से गया रहे हैं, तुम इनकी मदद करो। मैंने उसका इंटरव्यू किया था जोगिंदर सिंह उगरा का, जो मैं समझता हूँ किसान आंदोलन में खास करके पंजाब में आधे से ज़्यादा बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। बड़ा नाम है, और आदमी भी मुझे बहुत ही सुलझा हुआ आदमी लगा और लो लाइंग रहता है। वो कहते हैं वहाँ जो बड़े किसानों के सम्मेलन होते हैं वो स्टेज पर बोल के नीचे बैठ जाता है, बिल्कुल ही दिखावा नहीं करता। तो उससे हमने पूछा कि तुम्हें आस थी हरियाणा से इतना मिलेगा? कहने लगे हमें इतना जल्दी मिलेगा ये आस नहीं थी, मिलेगा ये आशा थी। और हमने योजना बनाई थी कि हम बॉर्डरों पर एक हफ्ता बैठे, एक हफ्ता 10 दिन, और सारे बड़े बड़े नेता हरियाणा के हर गाँव में जाके सम्मेलन करें, जलसे करें। उसके बाद फिर हरियाणा वालों को साथ लेके दिल्ली जाएं। परंतु हरियाणा के कुछ उत्साही युवकों ने और पंजाब के भी यूथ ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया, और उससे हरियाणा में कहने लगा कि हमें इतनी आशा ही नहीं थी। दूध सामग्री अगले दिन सुबह आनी शुरू हो गई। रात को तो चाय पी कर रहे थे केवल बिना दूध की, सुबह इतना दूध आ गया बर्तन नहीं थे, और कह रहे थे कि इतना मक्खन खाया है बच्चों ने, इतना
दूध हो जाता था, बिलो लेते थे, मक्खन भी पहुंचा देते थे। तो हरियाणा से बहुत बड़ी मदद मिली। बिना हरियाणा भी दिल्ली के लोगों ने भी बहुत मदद की, और ऐसे लोगों से मदद आई है जिसकी किसी को आशा नहीं थी। दुकानदारों से, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से, वकीलों से, NRIs की बहुत मदद आई है। तो इस जो बुक्स में इसके साथ साथ जो है पूरे आंदोलन के आप लिखेंगे, इसके साथ साथ जो भूमिका मीडिया की रही, जो भूमिका वकीलों की रही, जो भूमिका राजनेताओं की रही, उसको आप ब्रीफ में हमारे दर्शकों को बताना चाहें, किस तरह से आप उसको देखते हैं? मैं जो भी स्पेसिफिक तो किसी पार्टी की वो नहीं करता, परंतु जिस का जो पार्ट हुआ है वो बीच बीच में मैंने मेंशन किया है। जय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, इसका भी मैं मेंशन किया है। बाई इलेक्शन हुआ, इसका भी मैंने मेंशन किया है। बंगाल के चुनाव का भी मेंशन किया है। जहाँ जहाँ टोलों पर दीपेंद्र हुड्डा गया या भूपेंद्र सिंह हुड्डा गया, उनका मैंने जिक्र किया है, वो वहाँ गए। यूपी में जयंत चौधरी ने पंचायतें की, उसका भी मैंने जिक्र किया है। राजस्थान में जो पॉलिटिकल आदमियों ने पंचायतें की, उन पंचायतों का भी मैंने सबका जिक्र किया है। स्पेसिफिक तो मैंने किसी का लिखा नहीं, परंतु जितना जितना योगदान रहा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल वो था, परंतु पॉलिटिकल आदमी जितना दिया उतना नाम मैंने लिखा है। सोशल मीडिया या मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मीडिया का मैंने विशेष अलग से तो चैप्टर नहीं बनाया, बाकी अब दिमाग में आया कि बना दें। मेरे पास थोड़ा मटेरियल भी कम है, वो कोशिश करूँगा, परंतु बीच बीच में मैंने लिखा है कि वहाँ इस मीडिया ने मदद की, फलाना पत्रकार ने मदद की, फलाना अखबार ने ठीक लिखा, बीच बीच में जिक्र किया है, स्पेसिफिक नहीं किया है। इस आंदोलन को जीतने के बाद ये कहेंगे कि जिस तरह से किसानों ने लंबे टाइम पे वहाँ अपने जो है टेंट लगाए, अपने वहाँ पे रहे, सरकार का जो रवैया किस तरह से रहा, किस तरह का, उसका भी जिक्र? हाँ, जिक्र पूरा किया है। सरकार किस किस टाइम पर क्या अटैक किया है, जो एक चैप्टर में जो सरकार ने वार्ता की, वार्ताओं के ऊपर अलग से चैप्टर लिखा है। इस वार्ता में ये हुआ, इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ये, और सरकार के जो रवैया था उसका भी जिक्र किया है मैंने। जिसमें बीच बीच में जैसे राहुल गांधी वगैरह ने, ओपोजिशन के आदमियों ने पार्लियामेंट बोला, उनका भी जिक्र किया है मैंने कि उन्होंने इतनी मदद की, उन्होंने इतनी मदद की। हम आपको बता दें कि उमेद सिंह हैं, ये 1972 में महम हलका से निर्दलीय विधायक बने, और महम हलका का इतिहास भी रहा है कि वहाँ पे निर्दलीय विधायक बनते रहे हैं, और अब भी वहाँ पे बलराज कुंडू हैं जो निर्दलीय विधायक हैं। सर, इस किताब के अलावा राजनीतिक परिवेश की हम चर्चा करें थोड़ा, कि 1972 में जब आप विधायक थे, और चूँकि एक सदी उसको ये कहेंगे कि बीत चुका है, और अब राजनीतिक परिवेश को आप किस नज़र से देखते हैं? किस तरह की राजनीति है वो अब शुरू हो गई है जो पहले नहीं थी, या जो पहले था वो अब नहीं है? एक बार चौधरी नानू राम होते थे, हमारे मास्टर नानू राम कहते थे उसको जी। 52 में MLA बने थे वो जी। वो बहुत ईमानदार आदमी थे। उनको 5,000 रुपये चुनाव लड़ने के लिए मिले, वो 3,000 में चुनाव लड़ के 2,000 वापस किया है जी। और वो कहने लगे कि आप 3,000 में चुनाव लड़े, कहने लगे तजुर्बा नहीं था कि मिसमैनेजमेंट होगी, नहीं मैं 1,000 में भी लड़ देता। वो हमारे कोर्ट में आ गए, हमने बैठा लिए कि हम राजनीतिकों को बैठाते नहीं, परंतु आपका आदर करते हैं, सारे जिले में आदर है। वो 2 बार MLA रहे, 52 में 57 में। आप बताओ, तो उसने बैठते कहा कि अब तो ऐसा समय है, लोग मुझे बौड़ा समझते हैं, मैं लोगों को बौड़ा समझता हूँ। तो हमारी पीढ़ी के जो आदमी हैं उन लोग बौड़े माने हैं, और हम लोगों ने सोचा लोग बूढ़े हो गए। उस समय पैसे का बिल्कुल ही प्रचलन नहीं था। मैंने मेरे साथ बसों में जाते हुए, रोहतक के नेता थे चौधरी चांदराम बस में जाते थे, उनके साथ गया हूँ बस में। चौधरी रणबीर सिंह जो इतने लंबे समय से 46 से राजनीति में थे, 72 तक 28 साल हो जाते हैं, 26 साल, वो बस में जाते थे। चौधरी जगराम बस में जाते थे, और सारी असेंबली में शायद 4-5 आदमियों के पास कार थी। तो पैसे का मैं मोटरसाइकिल पर एक आदमी को बैठा के प्रोपोजर को फार्म भर के आता, गोहाना हमारी तहसील होती थी। आज यदि कोई मोटरसाइकिल फार्म भर के जाए, उसका नोटिस भी ना ले कोई, और मैंने चुनाव जीत ली। अब पैसे का चुनाव हो गया।
फार्म भरा उसी दिन उसके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, उसको बहुत बड़ी रैली करनी पड़ती है और पैसे वाले आदमी आने लग रहे हैं। अब कई हलकों में जैसे महम में है, महम में बलराज कुंडू केवल पैसे के आधार पर है एमएलए बना हुआ है। वो और लोगों को, औरतों को कपड़े दे देता है, तीज पर त्यौहार पर गाँव में सत्संग चलाते उनको चाय का खर्चा दे देता है। एक बढ़िया काम उसने ये भी कर रखा है कि वो बस उसने लगा रखी है लड़कियों के लिए। हालांकि वो काम सरकार का होना चाहिए, सरकार नहीं करती तो सारा श्रेय व्यक्ति लेके उसकी 10-12 बस चलती है, लड़कियां जो यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हैं। तो मतलब केवल सारा पैसे का है और उसकी कोई पॉलिटिकल सोच या हो ये कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह कोई सोच नहीं है, ना कोई भूमिका है। और आगे भी बनेगा वो मेरा अंदाजा है। अच्छा, आगे भी विधायक बनेगा इस बार तो बनेगा, एक बार तो। तो अब उन्होंने नया मंच बनाया है, उस पर कोई क्या हरियाणा में अब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद सरवाइव कर सकती है? मेरी समझ महम से बाहर उसका कोई वो नहीं है। अच्छा, महम से बाहर। हाँ, मेरा जो अंदाज़ा है, और चाहे वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। जैसे गोवाना में उसने कोशिश की थी, कहीं पैर ही नहीं लगे उसके, क्योंकि लोग चुनाव जो है वो दो पार्टियों के बीच में होता है, बीच तीसरे भिज जाते हैं, निकल जाते हैं बीच से। तो अगला चुनाव मेरी समझ में इसके बीच में बीजेपी और इसके विरोध में जो भी पार्टी दिखाई देगी उसके बीच में होगा। आप महम से विधायक रहे, महम में एक महम कांड के नाम से एक बड़ा जो है ये कहूँगा कि राजनीति को लेकर के एक राजनीति बदलने वाला एक वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? उस पर हम चर्चा करें कि क्या सरकार की कुछ मिसमैनेजमेंट रही या वहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे जो उस दौरान उस आंदोलन को लड़ने वाले थे कहीं ना कहीं उनकी गलती रही या उनका पॉजिटिव पॉइंट था? आप उसको किस नज़र से देखते हैं? अब मैं इस आंदोलन में चुप रहूँ तो अच्छा है, क्योंकि पहले मैंने एक बाइट दी थी, उसमें कुछ आदमी आनंद सिंह वगैरह नाराज़ हो गए कि हमारे खिलाफ कह दिया। बहुत पुरानी बात है, 10 और 32 साल की बात होली। कुछ सरकार की कमी थी, कुछ वहाँ असल में जो चौटाला साहब की पार्टी थी उसकी इनर कंट्राडिक्शन थी, उन कंट्राडिक्शन ने उस सारे चुनाव को बिगाड़ा। ऊपर से तो रणजीत सिंह भी वहाँ जलसे करके आया और इसके जो मिनिस्टर बैठे थे चौटाला साहब के मिनिस्टर में थे, गाँव में इसने ड्यूटी लगा रखी थी। जैसे खास करके वीरेंद्र सिंह ही हैं, बेचारे स्वर्गीय हो गए, उनको ऊपर दोष लगाओ, परंतु वो एक भी वोट नहीं बनाते थे, तोड़ते थे। कई थे जैसे महासिंह था सोनीपत से, वीरेंद्र सिंह थे, तो खिलाफ ही काम ज़्यादा करते थे। तो उसका नुकसान इनको ये हुआ कि 91 का चुनाव तो देवीलाल भी हार गए, सारे हार गए, तो उसका असर तो पड़े ही। रोहतक में महम के बाद चूँकि राजनीति का गढ़ महम रहा और अब भी, और चूँकि उसके बाद जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 रोहतक को काफ़ी विकास कार्य किए, रोहतक के लोगों का परिदृश्य है उसके बाद कुछ बदला? आपको क्या लगता है? अभी तक लगता है उसके साथ ही रोहतक सोनीपत, वहाँ उसका असर है अभी। तो क्या लग रहा है कि किस तरह की वहाँ पे परिस्थितियाँ थी? पहले लोगों ने जो राजनीतिक पार्टियाँ रही वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, चाहे चौधरी बंसीलाल की बात करें, चौधरी भजनलाल की बात करें, चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, रोहतक को उस परिवेश से अलग रखा या उसको राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हुआ, ये कह सकते हैं? बाकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में ये माना है कि इसने विकास किया है, चाहे पहले उन्होंने किया और चाहे ना किया हो, वहाँ एक असर है कि इसने किया है। एक थोड़ा सा उसका ये भी है, उसकी पॉलिटिक्स थोड़ी दूसरे ढंग की है। एक तो लोगों की रोज़मर्रा की लाइफ जो है, खास करके थाना तहसील की, उसमें दखल नहीं देता वो, एक विंडिक्टिव नहीं है, इससे विरोध नहीं पनप पाता। आप यदि उसके विरोधी हो, उसके पास चले गए तो आपको ओबलाइज करेगा, तो उसमें कई बात दूसरे पॉलिटिशियनों से अलग लगती है मुझे। चुगली कम सुनता है, आप चले गए मैंने कह दिया कि तो चौटाला का आदमी है, कहने लगे मैंने देखना है तो नहीं देख, तो अपना काम बता। वो मतलब इस तरह की नहीं सुनता, और व्यक्तिगत कोई उसके पास जाए तो उसको ओबलाइज करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने पहले बताया, उनके घर से
एसपी के या थाने में कोई टेलीफोन नहीं जाता, कितना ही नज़दीक हो हम नहीं करेंगे। हमारा एक मित्र है मेडिकल कॉलेज में, वो सुखबीर सिंह सांगवान डायरेक्टर थे, और एक हमारा मित्र है रणबीर सिंह दैया, वो उसने भी वो बना रखा था कि भाई तुम जो भी भ्रष्ट आदमी हैं उनको पकड़ो। मैंने उससे पूछा, उन्होंने कई आदमी ऐसे भी पकड़े जो कांग्रेस के डॉक्टर थे। मैंने कहा कोई कोठी से फोन आया करने कोई नहीं है, मतलब ये इस तरह ये दखल अंदाजी थोड़ी करते हैं, इसका बीच वाले आदमी पर भी असर पड़ता है। अंतिम सवाल कि रोहतक में जो जाट आरक्षण हुआ, उस तरह की वहाँ पे आग, रोहतक जला, आगजनी हुई, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उसको जिस तरह से कुछ लोगों पे आरोप लगे, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चुनाव सोनीपत से लड़ा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, दोनों पिता पुत्र चुनाव हार गए। जाट आरक्षण का 100% असर था। जाट आरक्षण नहीं होता तो नहीं हारते दोनों। जैसे रोहतक शहर है जो ये खूब अच्छी वोटों से जीतते थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा 19,000 से हार गया, हालांकि बाद में MLA इनका ही बन गया, परंतु असर रहा। जाट आंदोलन एक दुखद घटना थी, और मैं तो ये समझता हूँ उस टाइम भी मानता था बीजेपी स्पॉन्सर्ड आंदोलन था, और ये मूर्ख उनके जैसे बीजेपी चलाती गई वहीं चढ़ते गए, चढ़ गया करीब। और वो रोहतक की जो आगजनी थी वो भूपेंद्र हुड्डा के लिखी गई, हालांकि उसका कोई लंबा चौड़ा हाथ नहीं था और ना इस तरह का कोई वो है, परंतु लिखी गई। एक जो परसेप्शन बनता है वो मिटता नहीं आसानी से। अब जो ये दो आंदोलन हुए, जाट आंदोलन और किसान आंदोलन, किसान आंदोलन को बीजेपी ने जाट आंदोलन घोषित करने, पहले सिख आंदोलन फिर जाट आंदोलन घोषित करने की कोशिश की, परंतु ये जाट आंदोलन से एकदम अलग था। हालांकि पार्टिसिपेशन, क्योंकि जाट बड़ी संख्या में, किसान भी सबसे बड़ा है, तो भूमिका तो मुख्य जाट की थी, परंतु जाट का लेबल नहीं लग पाया। लोगों ने कोशिश की कि इसको थोड़ा ब्रॉड बेस्ड बनाया जाए, ब्रॉड बेस्ड था भी। आंदोलनकारियों ने भी कोशिश की, नीति प्राणियों ने भी कोशिश की, तो ये आइसोलेट नहीं हो पाए। अब जैसे मेरी अपना आकलन है, अब सिंह चौटाला जीते, अब सिंह जिस हिस्से में कमज़ोर रहते थे वहाँ से वो शायद 8200-8300 वोट से जीत के पंजाबी बेल्ट से वहाँ से हारते थे, तो ये किसान आंदोलन का असर है। तो यदि किसान आंदोलन नहीं होता शायद नुकसान भी हो जाता, क्योंकि इस एरिया में जिसमें उस हार को भी कवर करके जीतते थे, इस एरिया में जीत थोड़ी हुई उनकी, तो उसका असर पड़ा है। और ये मेरी समझ में सारी उसमें पड़ेगा। और जो जाट आंदोलन में जात का जहर पैदा हुआ था वो कुछ कम हुआ है, पूरा तो नहीं हुआ परंतु कुछ कम हुआ है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ महम हल्का से पूर्व विधायक उमेद सिंह, जिनसे हमने तमाम पहलुओं पे, तमाम इश्यूज़ पे बात करने की प्रयास की कोशिश की और जवाब मिले। और ख़ास बात यह है कि इन दिनों किसान आंदोलन जो लड़ा गया, जीता गया, उन पे किताब लिख रहे हैं, और जब किताब अंतिम रूप में होगी तभी भी हम उनसे बातचीत करने का फिर से प्रयास करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। जो बातचीत हुई है उसमें अगर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।